महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसमें हमें चर्चा करना है, जो ज़रूरी भी है जानना? आप सभी इस बात से जानकार हैं आप कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है कैमरा ये 2006 में यूपीए गवर्नमेंट जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी उस समय लाया गया। ये बहुत ही महत्व का ऐतिहासिक जो है एक एक्ट है जिस किस्म का मनरेगा भी उसी दौरान आया था। तो इस एक्ट के तहत जो है करोड़ों देश में हमारे जो है ज़्यादातर जनजाति लोग हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनको ज़मीन का हक नहीं मिला है, और इस कानून के तहत उनको जो है ज़मीन में जो है उनके राइट्स देने का है, उनको जो है पट्टे देकर मालिक का ना हक देने की बात है। तो ये हिमाचल में ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किए हुए नोटिफाई हुए आज 16 वर्ष से ज़्यादा का समय हो रहा है, परंतु जो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो हमने पिछले बार जो है एक जो है सभी ट्राइबल एरियाज़ में जो है इसके लिए ट्रेनिंग निचले लेवल से पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक करने के लिए हमने कुछ बजट का प्रावधान भी किया, परंतु पिछले वर्ष जो है बाढ़ के कारण जो है ये प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं चल पाया। तो इस बार हमने इसको जो है दोबारा से जो है एक मुहिम के तौर पे शुरू किया है, और आज जो हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप टाइप का बुलाया है जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो हमारे सब डिवीज़न लेवल पे हमारे एसडीओ सिविल जो एसडीएम के चार्ज भी होते हैं और इसके जो मेंबर्स हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इन सबको यहाँ बुलाकर आज हमने इस कानून की जो बारीकियाँ हैं जिसको लेकर अधिकारी भी जो है अपने जो है इसमें दखल मतलब क्या कहते हैं इसमें फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो उस कानून की बारीकियों को इनको बता दिया गया है। और हाँ, साथ में हमने ये भी बताया है कि जब तक कम से कम 1 साल के अंदर जब तक डिज़ायर रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है जनजातीय क्षेत्रों से ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सब डिविजनल लेवल के जितने अधिकारी हैं ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ जाके टाइम जो है निकाल के आना ही नहीं है बल्कि उनको वहाँ पर लोगों के हक में काम भी करना है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, इसमें जो है पूरा हमारा जनजातीय इलाके हैं और बॉर्डर के साथ लगते हैं, लोगों को अगर हम वहाँ ज़मीन का हक नहीं देंगे वहाँ पर लोगों को पलायन को रोकना पड़ेगा, बेरोज़गारी को दूर करना पड़ेगा। इसलिए आज अधिकारियों के साथ भी हमारी जो है यहाँ पर इस वर्कशॉप में एक एक उनके जो डाउट्स थे कानून को लेके उसको हमारे यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन्स आए हैं हमारे यहाँ पर एनजीओज़ भी बुलाए हैं, उन्होंने इनके डाउट्स क्लियर कर दिए। अब हमारे अधिकारी भी काफ़ी जो है अब इसकी जानकारी इनको मिल गई है। हमने समय सीमा बांधा है, अब इसका हमने ये किया है कि ग्राम सभा लेवल पर 1 महीने से ज़्यादा फाइल नहीं पेंड होगा। उसके बाद सब डिवीजन लेवल का जो कमेटी है जिसमें एसडीएम्स को जो है पावर है, वो वैसे एसडीओ सिविल का उनके पास डेजिग्नेशन है और ये भी 1 महीने रखेंगे, और जो उसके ऊपर डीएलसी है डीएलसी में भी 1 महीने से ज़्यादा फाइल पेंड नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इसको जो एक्ट है उसको कुछ ये जो एफआरए का एक्ट अलग है और जो नो तोड़ नियम है वो अलग है। एफआरए जो है ऑल इंडिया लेवल का एक्ट है हमारा, और जो नो तोड़ नियम है सिर्फ हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में था। उस समय ये जो है एफसीए नहीं था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब 1968 में ये किया गया, 1980 तक नो तोड़ में 20 बीघे से कम लोगों को ज़मीन देने का प्रावधान था। 80 में जो है एफसीए जो है पूरे देश में लागू हुआ और 1996 तक हिमाचल में फिर भी मिलता रहा जनजातीय क्षेत्रों में, परंतु सुप्रीम कोर्ट के इसमें मॉनिटरिंग करने से बहुत सख्ती इसमें एफसीए में किया गया, तो नो तोड़ मिलना जो है बाकी इलाकों में बंद हो गया। जनजातीय क्षेत्रों में इसको जो है फिर भी खुला रखा था। तो हमने 2014 से लेकर 17 तक एफसीए को पिछले गवर्नमेंट कांग्रेस के समय में सस्पेंड किया ताकि नो तोड़ मिले, बहुत सारे लोगों को मिले नो तोड़। 18 तक ये कानून था, बीजेपी के गवर्नमेंट ने उसमें जो एक भी केस जो है नो तोड़ में नहीं दिया। फिर हमने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बावजूद 2020 में 1 साल के लिए फिर सस्पेंड किया, परंतु फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है एक भी नो तोड़ का केस जो है स्वीकृत नहीं किया। दोबारा हमारी सरकार भी आई, हमने जो है दोबारा कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके माननीय गवर्नर महोदय को प्रेषित किया, जनजातीय सलाहकार परिषद से भी ये प्रस्ताव गया, हमारे माननीय विधायक यहाँ पर हम सब जो है उनसे भी मिले, जो पहले के विधायक थे जनक राज जी हैं, हम लोग मिले गवर्नर साहब से। मेरा चौथा दौरा है गवर्नर साहब के पास, अभी मैं अकेला भी जाके मिला, तो उम्मीद है कि एफसीए जो मतलब एक चीज़ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को भी पता लगना चाहिए आपके माध्यम से। जब जयराम जी की जो सरकार थी, धूमल साहब 8 से लेकर 12 में मुख्यमंत्री रहे,
उस समय यही जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये जो है उसमें सीपीएस रहे, यही कानून के तहत रहे ये लोग सीपीएस। और अभी सतपाल सत्ती जो है, इन्होंने ही याचिका दायर की है कि भाई सीपीएस नहीं होने चाहिए। अब बताइए, दो किस्म की बातें करते हैं, इनका मुखौटा, इनका चल चरित्र में फर्क है। इसी कानून के तहत इन्होंने सीपीएस का फायदा उठाया और अभी ये लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट में क्या हो जाएगा? ठीक है, कोर्ट का कुछ भी फैसला है, पर जयराम जी तो कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानी बन गए। वो कहते हैं कि ये तो उड़ेंगे। कंटेम्प्ट है सर ये? तो अगर उनके स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की बात की तो कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ लगेगा। पर यह बात है कि एक तरफ इसका स्वाद उठा चुके हैं सीपीएस का, और दूसरी तरफ कहते हैं खट्टा है। ये कैसे चलेगा? मतलब जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अभी फैसला आएगा, अब देखते हैं उस फैसले के बाद क्या होगा। पर इतना है कि सीपीएस जो है एक कानून के तहत बना है, और सीपीएस का जो पोस्ट है अभी का नहीं है, 1971 का जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट है, कुछ नहीं होगा। हम लोग भी सीपीएस बने थे, यही हमारे खिलाफ इन्होंने केस किया था उस टाइम रवि ने, हमारे उस टाइम माननीय रवि थे। उस टाइम हम 10 सीपीएस थे, हमें जो है हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्ट नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हमें निकाला गया। फिर उन्होंने एक केस किया गवर्नर साहब का, डिस्क्वालीफाई करो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम एग्जम्प्टेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, हमारा कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है अलग अलग बातें करके लोगों को गुमराह करके 5 साल निकालना चाहते, काम करने देना नहीं चाहते। तो ये जो है दरवाजा भी खुला अगर नहीं, कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो छांटने की दिक्कत हो रही है कि किसको रखे किसको ना रखे। और किस तरह की तैयारी है? अब तैयारी तो आपको पता है, ये जो है 3 के चुनाव होने ही थे, तो इसलिए तैयारी तो है ही है। विपक्ष वाले भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुई सरकार को धन बल से गिराने का, उसी का ये सिलसिला है। अब ये 3 लोग जो है इस्तीफा देकर करना क्या चाहते हैं? दोबारा फिर चुनना चाहते हैं, तो लोगों के ऊपर बोझ तो पड़ ही रहा है और काम रोका जा रहा है। अब फिर दोबारा धन बल का इस्तेमाल होगा, फिर आप देखेंगे कि क्या होगा। ठाकुर तो यही कह रहे हैं कि इसमें भूमिहीन का नहीं है। ये कानून बड़ा सिंपल है, अगर मैं थोड़े से शब्दों में अगर समझा पाऊँ तो इसमें ये है कि जैसे एक तो शेड्यूल्ड एरिया है जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब होना है, एक पात्रता वो है। बाकी ग्राम सभा जो है अनुमोदित करेगी। अगर ग्राम सभा अनुमोदन कर दे किसी व्यक्ति के केस में, एक वो है, और दूसरा इसमें साक्ष्य चाहिए 2। एक साक्ष्य चाहिए कि वो जो है कोई गांव का बुजुर्ग जो है, कोई जिनकी उम्र ज़्यादा है 70-80 साल के, वो उसके बारे में कहे कि ये भूमि पर जो है लाइवलीहुड, जो अपना जीवन निर्वाह उस भूमि पे कर रहा है जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है। और दूसरा कोई भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो वहाँ का वोटर है, वहाँ पर वो है। तो बहुत सिंपल कानून है, इसका फायदा जो है मिल सकता है सभी को। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर। संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।